Okay, so let us start with our chapter. I don't think this pen would be better to work with. Will it be fine? Okay, this one would be fine. Yes. So we'll be doing waste management in this chapter. इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो कि मतलब आने के चांसेस हैं और ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। अरे यार कनेक्ट करना। हाँ, जस्ट अ सेकंड। Yeah, so let us talk about safe disposal of waste management. So when we are talking about safe disposal of waste management, इसमें safe disposal का मतलब क्या? देखो safe disposal में हमें safe disposal यानी कि जिसमें मतलब safely जो जिसमें pollution ना हो ज़्यादा जिसमें अच्छे से हो जाए बट waste management होता क्या है? पहले waste management देख लेते हैं। Waste management is collection, transportation, and disposal of garbage, sewage and other waste products. तो इन सब का collection, transportation and disposal of waste products like sewage and garbage is called waste management. ये चीज समझ में आई? अभी हमें सब कुछ ठीक से जानना पड़ेगा यानी कि कलेक्शन को सबसे पहले समझेंगे। तो कलेक्शन में क्या क्या मतलब चीजें आती हैं वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस में, तो उसकी बात करते हुए सबसे पहले हम लोग पॉइंट पे आते हैं दैट इज what let's just segregation. अभी बात करते हैं कि ये सेग्रीगेशन होता क्या है। ठीक है, सेग्रीगेशन टू सेग्रीगेट गार्बेज इसका मतलब क्या है? देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेग्रीगेशन इट मींस कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डस्टबिन्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें फेंक रहे हैं। To segregate the garbage, various types of dustbins are used to separate glass, paper, cloth, metal, food wastes, etc. तो इन सबको सेपरेट करने के लिए ग्लास, पेपर और क्या क्या बात हुई थी, फूड, मेटल्स, इन सबको क्लॉथ, इन सबको एक ही जगह पे नहीं रखने के लिए अलग अलग में रखने के लिए सेग्रीगेशन का यूज होता है। ठीक है, इसके लिए 2 टाइप्स ऑफ डस्टबिन्स यूज होता है। मैं डस्टबिन बना ही देती हूँ बिकॉज मैं पूरा डस्टबिन लिखने के मूड में नहीं हूँ। हाँ, 2 होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, कोटाना क्यों खुल जाता है बाबा। हाँ, लो स्पेलिंग गलत लिख दी, बायोडिग्रेडेबल। और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। पूरा लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगी। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? तो ये इसमें होता है कि एक में मतलब जो होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी कि जो बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं जैसे कि छिक्कल हो गए सब्जी वगैरह के वो, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में बाकी सब चीजें आ गई, मतलब बाकी और चीजें फेंकनी है पेपर वगैरह जो कि सब्जी से रिलेटेड नहीं है वो इसमें आ गए। तो these प्रोडक्ट्स जो बायोडिग्रेडेबल में होते हैं, these प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड टू यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब तुम सोचो यार
सब्जियों के छिक्कलों से क्या यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाएगा तुम्हें? पेपर से तो चलो तुमने रिसाइकल करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया, वही पेपर का तुमने कोई डिफरेंट पेपर बना दिया, नया पेपर बना दिया, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं बताती हूँ कि इनसे हमारे पास खाद बन जाती है। सो दीज आर द यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक compost एंड गोबर गैस। आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, मैं तो गोबर ही बुलाऊंगी, आई थिंक गोबर ही बुलाता है, आई डोंट नो। तो compost और गोबर गैस like useful products are converted like are made from the biodegradable waste। ये चीज समझ में आई? ये था पूरा सेग्रीगेशन, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग डस्टबिन में डाले जाते हैं। तो बेसिकली तुम नॉर्मली दो होते हैं डस्टबिन, एक जिसमें कि तुम खाना वाला मतलब जो फूड के छिक्कल हो गए वगैरह वगैरह बायोडिग्रेडेबल, मैं पत्तियों से बना देती हूँ। वही जहाँ पर अगर तुम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट में नहीं कर पाओ तो गाय भैंसों को खिला देते हो, और एक जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये सेग्रीगेशन था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या आता है? सेकंड स्टेप होता है डंपिंग। कि देखो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, तुमने चलो बायोडिग्रेडेबल का तो यूजफुल मटेरियल बना दिया, व्हाट अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल? उनसे कैसे छुटकारा पाओगे? वहां पे आता है डिस्पोजल। ठीक है, डिस्पोजल सॉरी डंपिंग। उन्हें बस डंपिंग का मतलब क्या होता है? डंप कर देना किसी चीज को, डंपिंग फेंक देना एक तरह से एक जगह पे, दैट इज व्हाट इज डंपिंग, राइट? तो डंपिंग के भी पता है दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन डंपिंग और दूसरा होता है सैनिटरी लैंडफिल्स। ओपन डंपिंग में खुले में फेंक देते हैं कूड़ा, खुले में इकट्ठा हो जाता है कूड़ा। और ओपन डंपिंग ऑफ कोर्स इज अ लाइक बेनिफिशियल, वेल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फील लाइक। बेनिफिशियल का क्या मतलब है? कि मेहनत ना करनी पड़े, इजीली काम हो जाए, तो हाँ इट इज। जो चीप रहे, हाँ तो इट इज। बट अगर बेनिफिशियल से तुम्हारा मतलब थोड़ा नेचर से रिलेटेड है तो नो, इट इज नॉट इको फ्रेंडली। क्या होता है मैं समझाती हूँ। सपोज तुमने बहुत सारे वेस्ट इधर डंप कर दिया ओपन डंपिंग में, खुले में फेंक दिया, तो when these waste materials are dumped in open lowlands for far away from like the city से दूर, obviously सिटी में तो कहीं ऐसा नहीं है, ये खाली प्लॉट है चलो इधर ही ओपन डंपिंग कर लेते हैं, ताकि सबके घरों में फिर मतलब ताकि सोते हुए भी बदबू आए, घर के अंदर भी बदबू आए, और उधर कीड़े मकोड़े सब कुछ हो जाए। नहीं ना, एक दूसरी जगह जो कि फार है सिटीज से, वहां पर खुले में फेंक देता है ऑन अ लो लैंड फार अवे फ्रॉम सिटी। Is it environmental friendly? No, it is not environmental friendly। देखो क्योंकि यहीं पर फेंका है, अब यहीं से ही बदबू आएगी और हवा को पॉल्यूट कर देगी, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे इधर, और बहुत सारी मतलब परेशानियां आएंगी, गंदगी हो जाएगी वगैरह वगैरह। सो इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, राइट? उधर पेड़ पौधे कुछ नहीं उग पाएंगे वगैरह। spoils the sight of the area, of course गंदगी, गंदा लगता है। और क्या क्या होता है तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर के सामने बहुत ज्यादा खाली प्लॉट है जिसपे लोग फेंकते रहते हैं कूड़ा, क्या होगा उधर? देखो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा गंदी बदबू आएगी, सो द फेल्ट द स्क्वालर बहुत ज्यादा बुरी होगी। उसके बाद इट इज नॉट इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, है ना? सेकेंडली लाइक नहीं, थर्ड पॉइंट हो गया ना, हाँ, इट डिस्ट्रॉयज द साइट ऑफ द एरिया, इट स्पॉइल्स इट। ठीक है, खराब कर देता है, दिखने में वो एरिया तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मन करेगा वहां से भाग जाओ। और क्या होगा? कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, मॉस्किटोस हो जाएंगे, फ्लाइज हो जाएंगी, इंसेक्ट्स हो जाएंगे। उन्हीं इंसेक्ट्स और फ्लाइज से पता है क्या होता है तुम लोगों को?
जब इसी रीजन में बहुत सारी फ्लाइज हो जाएंगी, मस्कीटोज हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, तो यही फ्लाइज कीड़े मकोड़े घरों में फिर घुस जाएंगे और फिर तुम्हें डिजीजेस दे देंगे और फिर तुम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। लाइक मतलब तुम लोगों ने जो भी इसके आसपास रह रहे, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली ओपन डंपिंग इज एक्चुअली अ वेरी बैड आइडिया, बट आर देयर एनी एडवांटेजेस? ऑफ कोर्स इट इज easy, it is in not much planning is required, it is cheap, and like nothing has to be done, just find an area and do it, ठीक है। तो ये सब then sanitary landfills, ठीक है। ये कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे वेस्ट को आइसोलेट किया जाता है, वेस्ट को मतलब एयर को पॉल्यूट नहीं होने देते हैं वेस्ट से। तो thus they are the sites where waste is isolated from the environment until it is safe, जब तक ये सेफ नहीं, जब तक ये सेफ मतलब नहीं है तब तक ये इन्वायरमेंट में खुला नहीं होता। इट इज अ सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है। So is it is it environmental friendly? Yes, it is. It is considered when it has completely degraded biologically, chemically and physically. जब ये पूरी तरह से डिग्रेड हो जाता है बायोलॉजिकली, फिजिकली, केमिकली, तब जाके इससे हम लोग मतलब डिकम्पोज जब हो जाता है ये अच्छे से बायोलॉजिकल मेथड से कैरी आउट करते हैं ताकि मिनिमम इन्वायरमेंटल डैमेज हो। So the sanitary landfill system of disposing waste in a biological method and is carried out by minimum environmental damage, ठीक है। ये तब करते हैं जब it is completely degraded, okay। sanitary landfills, तो इधर सैनिटरी लैंडफिल्स में जब ये पूरी तरह से डिग्रेड हो जाता है तब इसे किया जाता है, ओके। नाउ देयर आर 5 phases ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। डिकम्पोज कैसे होता है, डिग्रेड कैसे होता है, हमें ये चीज जाननी पड़ेगी और इसके एडवांटेजेस ओवर ओपन डंपिंग भी समझने पड़ेंगे कि क्यों ये बेटर है। एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और भी कुछ रीजन है, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं, what are the 5 phases of disposing of waste? Five phases of disposing of waste, ठीक है। अभी पहला फेज क्या होता है, फर्स्ट फेज में जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो पूरी तरह से जो ऑक्सीजन है उसको डिप्लीट करके टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो इन द फर्स्ट फेज क्या होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया increase the temperature by depleting ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिप्लीट करते हैं और उससे फिर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड फेज में, सेकेंड फेज में जो एनएरोबिक होते हैं कंडीशंस हो जाती है, मतलब एरोबिक बैक्टीरियाज ने डिप्लीट कर दिया ऑक्सीजन, टेम्परेचर हो गया ज्यादा। अब क्या होती है, एनएरोबिक कंडीशंस इस्टेब्लिश हो जाती हैं और हाइड्रोजन और CO2 आर इवॉल्व, छोड़ी जाती है। थर्ड फेज में क्या होता है, जो बहुत सारे ना बैक्टीरियाज और मैथेनोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि CH4 इस्टेब्लिश होता है ना। तो CH4 इज इस्टेब्लिश्ड,
तो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है, मैथेनोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं थर्ड फेज में। फोर्थ फेज में क्या होता है, जो मैथेनोजेनिक एक्टिविटीज है ये स्टेबलाइज हो जाती हैं। और फिफ्थ फेज में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिप्लीट हो जाता है और सिस्टम वापस से एरोबिक स्टेट में आ जाता है। यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो खत्म हो जाता है एंड इट इज बैक टू इट्स एरोबिक स्टेट। ठीक है, 5 पॉइंट्स थे। पहला, एरोबिक बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन खत्म कर दी जिससे टेम्परेचर बढ़ गया। कुछ एनाएरोबिक कंडीशंस हो गई अब, जैसे कि हाइड्रोजन और CO2 जो है वो इवॉल्व हो गए। थर्ड कंडीशन में बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती है और मेथेनोजेनिक एक्टिविटीज होती है जिनकी वजह से CH4 यानी मीथेन इस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद मेथेनोजेनिक एक्टिविटीज स्टेबलाइज होती हैं, अब स्टेबलाइज हो रही हैं, पहले इस्टेब्लिश हुई थी CH4 क्योंकि मेथेनोजेनिक एक्टिविटीज चल रही थी, अब ये खत्म हो रही है मेथेनोजेनिक एक्टिविटीज। और चौथे में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिप्लीट होकर वापस से ये एनारोबिक स्टेट में आ जाता है। सॉरी, ऑर्गेनिक मैटर डिप्लीट होकर एरोबिक स्टेट में आ जाता है। अभी सैनिटरी लैंडफिल्स के एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। देखो, सैनिटरी लैंडफिल तुम्हें याद ही होगा क्या हुआ था उसमें। उसमें बेसिकली द वेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड जब वो डिग्रेड हो जाता है completely, when it is degraded then it is carried out ताकि मिनिमम environmental डैमेज। अभी सैनिटरी लैंडफिल से कुछ एडवांटेजेस है। जो सैनिटरी लैंडफिल से के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनसे उन्हें कैन बी यूज्ड द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सैनिटरी लैंडफिल्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है सैनिटरी लैंडफिल्स के, दे कैन डायरेक्टली बी यूज्ड एज they can be used as direct fuel for combustion। मतलब उन्हें जला दिया जा सकता है एकदम से। इसकी लोकेशन मॉनिटर्ड होती है, लोकेशन इज मॉनिटर्ड, ऐसे ही नहीं कहीं पे भी हो जाता है, कहीं पे भी लैंडफिल्स बना दिए। आफ्टर द लैंडफिल इज कंप्लीटेड तुम उसके ऊपर एक पार्क्स बना सकते हो, फार्मिंग लैंड कर सकते हो उसका तुम एक। सबसे इम्पोर्टेंट, ये पॉल्यूशन एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है और इससे पॉल्यूशन भी कम होता है, बर्न करने से जो पॉल्यूशन होता है उससे कम होता है। ठीक है, तो जो लैंडफिल की साइट है ऑफ कोर्स उसमें कुछ प्लांट्स होने चाहिए, उसमें प्लांटिंग होनी चाहिए। कैसे प्लांट्स होने चाहिए, जो फल दें फूल दें ताकि वो पॉइजनस निकले, वो बेकार निकले, नहीं। दे शुड बी एक्चुअली नॉन एडिबल पेरिनियल प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू ड्रॉट। तो मतलब बिना पानी के भी कर सके वो एडजस्ट। नॉन एडिबल perennial plants that are resistant to drought should be the covering of the landfills, plantation covering। ठीक है, they should survive in low nutrition soil क्योंकि न्यूट्रिशन होगा नहीं जहाँ पे इतना सारा वेस्ट होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेग्रीगेशन और डंपिंग। अभी कुछ और भी आता है,
तो अभी म्यूनिसिपल वेस्ट आता है, यानी कि जो लाइक सिटीज वगैरह में म्यूनिसिपल वेस्ट होते हैं उनका क्या होता है, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्ट होता है, फिर वो एक जगह पे स्टोर होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वो सेग्रीगेट होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, देन स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, कहीं पे स्टोर होगा, then it is transported to, then there is transportation, मुझे नहीं पता कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, ऑफ कोर्स वहीं पे ट्रांसपोर्ट होगा जहाँ पे सेग्रीगेट लाइक फिर से अब यहाँ पे फिर सेग्रीगेट होगा, अब उसे अलग किया जाएगा। ठीक है, तो कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेग्रीगेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ हाउ द म्यूनिसिपल वेस्ट इज like process by which municipal waste is treated, है ना। अभी हमने पढ़ा डंपिंग के बारे में, हमने सेग्रीगेशन पढ़ लिया, डंपिंग पढ़ लिया, अभी आता है कंपोस्टिंग। क्योंकि यार हमने कंपोस्टिंग के बारे में ठीक से नहीं पढ़ा, हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ लिया। अब बायोडिग्रेडेबल में कंपोस्टिंग का क्या होता है? कंपोस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, मैंने बताया था वेस्ट डिस्पोजल में, अ मिक्सचर ऑफ डिकेड और decaying organic material is the composting is what is it? It is a mixture of decayed or decompose, like decaying, decompose बोल रही है गलती से, और सारे वर्ड्स डी से क्यों शुरू होते हैं। हाँ, तो जो डीके हो रहे हो, खराब हो रहे हो, जो सड़ रहे हो, जो मतलब खाद बन रही हो जिनकी, तो decaying और decayed organic material that is used to fertile soil. It is usually made by plants such as leaves, grass, vegetable peels, etc., and allowing it to decompose as a result of the action of aerobic bacteria, fungi और antimycetes. तो बैक्टीरिया, फंगाई और एंटीनोमाइसीट्स, बैक्टीरिया और फंगाई इसमें कंपोस्टिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंटीनोमाइसीट्स, ऐसे याद रख लो तुम, एंटीनोमाइसीट्स। आंटी तुम मुझे तंग मत करो, ये मेरी सिटी है, हमारे मतलब तंग मत करो एक तरह से, ठीक है। आंटियां बहुत तंग करती हैं कुछ कुछ सिटीज में, पार्क्स में। और एक आंटी ने मुझे भी बहुत तंग किया था, जब भी हम लोग झूले में खेलते थे ना, वो नहीं 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 करके चिल्लाने लगती थी, बोलती थी तुम लोग झूले नहीं खेलोगे, कुछ भी करते थे ना वो चिल्लाने लगती थी। एक बार हम लकड़ी से खेल रहे थे, लकड़ी से कौन खेलता है 7th क्लास की उम्र में लकड़ी से। आई थिंक आई वाज इन 7th और 8th और 6th, नॉट 6, 7th या 8th में ही होंगी। हम लोग लकड़ी से खेल रहे थे, मैं डांट दिया लकड़ी से मत खेलो, लकड़ी का करते भी क्या हम, हद होती। अच्छा छोड़ो, आंटी नो माई सिटीज। एडवांटेजेस क्या होती है? एड्स प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, बहुत ज्यादा खराब नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा तो यही हो गया कि इसने वेस्ट प्रोडक्ट्स को वैल्यूएबल फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर दिया, रिसाइकिल कर देना है ऑर्गेनिक मटेरियल को, मतलब और न्यूट्रिएंट्स को बैक टू द सॉइल, बैक टू सॉइल में आ गए ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे वापस से सॉइल में आ गए, ये भी अच्छी चीज हो गई। तो और ये सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करती है। क्या क्या हुआ, एक तो जो प्लांट उगा, द मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं एंड न्यूट्रिएंट्स आर ब्रॉट बैक टू द सॉइल, सॉइल फिर फर्टाइल हो गई, सॉइल विल गेट फर्टाइल, फर्टाइल होने से अच्छे पौधे हो गए, इट हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ, इट इज लाइक एन एड फॉर प्लांट ग्रोथ, फर्टिलाइजर बना है क्योंकि इट इज देन बेनिफिशियल। अच्छा, अभी रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। रिड्यूस क्या होता है? देखो ये सब क्यों किया जाता है? इट इज फॉर एन एम टू जनरेट मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, ताकि मिनिमम वेस्ट हो और सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। तो रिड्यूस करना नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स
बहुत जरूरी है। प्रमोट करना अवेयरेंस कि रिप्लेस कर दो प्लास्टिक और थर्मोकोइल को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रिड्यूसिंग में आता है। रिड्यूसिंग में और क्या क्या आता है कि लर्निंग टू यूज प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट जनरेट मच वेस्ट एंड आर इको फ्रेंडली। जैसे कि कपड़े का बैग यूज करो, प्लास्टिक का नहीं, बिकॉज दैट इज मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। हाउसहोल्ड वेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कंपोस्ट, जो बायोडिग्रेडेबल है उनको कैन बी यूज्ड मेकिंग कंपोस्ट। और यूजिंग वॉशेबल टेबल नैपकिन्स इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन्स। पेपर नैपकिन्स को एक बार यूज करके तुम लोग फेंक दोगे तो परेशानी होगी, मतलब मेहनत से बनाए ना पेपर नैपकिन्स, पेड़ को काट के, तो उसकी जगह ऊपर से वेस्ट बढ़ रहा, तो उसकी जगह तुम वॉशेबल नैपकिन्स यूज करो जिन्हें तुम धो सको दोबारा। रीयूज में क्या क्या आता है? रीयूज में तुम नई नई नोटबुक्स बना दो अपने पुराने पेजेस को यूज करके, ठीक है। ऊपर से फ्लाई ऐश, सॉरी मतलब उड़ने वाली राख नहीं, बट उड़ने वाली ऐश्वर्या राय नहीं। फ्लाई ऐश बेसिकली जो एक चीज होती है जो कि हमें पावर प्लांट से मिलती है, मतलब यूजिंग फ्लाई ऐश फ्रॉम पावर प्लांट्स हम कुछ चीजें बना सकते हैं, जैसे सीमेंट रीयूज करना हो गया ना, जैसे ब्रिक्स यूज करना, रीयूज करना हो गया ना, रोड्स बनाना उससे, मेकिंग ऑफ रोड्स और फिलिंग अप लो लाइंग एरियाज। अभी रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग से क्या होता है? रिसाइकलिंग से तो देखो रिड्यूस होगा पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व करने में हेल्प करेगा, हेल्प इन कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड हेल्प्स रिड्यूस द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का पॉइंट तो तुम कहीं पे भी डाल सकते हो, अच्छा गोल्डन पॉइंट पॉल्यूशन की उसमें डाल सकते हो। पेपर रिसाइकिल के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए तुम्हें कि पेपर कैसे रिसाइकिल। बस हो गया चैप्टर खत्म। जी हाँ, आधे घंटे का चैप्टर था, कुछ नहीं था ये, अभी का आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ। चलो अब फिर हम लोग क्वेश्चंस देखें, बोर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए पिछले 10 सालों में। क्या लगा तुम्हें वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, क्योंकि अगर हम लोग बैक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो जो बोर्ड से क्वेश्चंस होते हैं ना वो बैक क्वेश्चन से ही इंस्पायर्ड होते हैं। तुम्हारे 10 मार्क इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। अगर तुम्हें चैप्टर अच्छे से नहीं भी समझ में आया हो और तुम्हें बैक क्वेश्चंस रट के चले जाओ ना, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। सो लास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन बैंक। चलो फिर मेरे पास क्वेश्चन बैंक्स की बुक है, हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड यू हैव टू ट्राई आंसरिंग देम। ओके, yes, so we are doing waste management. What impact does waste management, waste accumulation have on the following? वेस्ट accumulation से following पे क्या impact पड़ता है? क्वालिटी ऑफ एयर अराउंड अस, क्वालिटी कैसी होगी एयर की? इट लोअर्स द क्वालिटी ऑफ एयर, है ना, क्वालिटी कम हो जाएगी। तो क्या होता है इससे एयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एक तो ये मीथेन गैस इवॉल्व करता है और भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस को निकालता है, क्योंकि ये रिलीज करता है। मैंने बताया था ना जब हम लोग पढ़ रहे थे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे, सॉरी हाँ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जब हम लोग डिकम्पोज करने की बात हो रही थी, तो मीथेन निकल रही थी, जो वही मीथेन इज हार्मफुल फॉर एयर और जो कि वेस्ट एक्यूमुलेशन से होती है। क्वालिटी ऑफ वाटर अराउंड अस, वाटर कैसे खराब हो जाएगा? देखो वो टॉक्सिक हो जाएगा, गंदा हो जाएगा बहुत ज्यादा, जिससे कि फिर डायरेक्टली किस किस को इफेक्ट पड़ेगा टॉक्सिक वाटर से? एक तो इंसानों को फर्क पड़ेगा, जो कि इनडायरेक्टली पड़ेगा, बट सबसे पहले डायरेक्टली फर्क पड़ेगा मैरीन लाइफ को। मैरीन लाइफ वो फिशेस वगैरह हैं, उसमें फिशेस को परेशानी होगी, जिसकी वजह से फिर इनडायरेक्टली फिर ह्यूमन बींग्स पे भी इफेक्ट पड़ेंगे उसके, ठीक है। सो हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं वो दे आर डम्प्ड इनटू ओशंस, और जब फिशेस उन्हें कंज्यूम करेंगी तो तो फिर वो भी खराब हो जाएंगी, वो भी पॉइजनस हो जाएंगी, और जब ह्यूमंस वो उन फिशेस को ईट करेंगे तो उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो डायरेक्टली वो मैरीन लाइफ को इफेक्ट कर रहा है और इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को। इजी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था ना ये वाला भी।
Mention two ways in which the decomposition of waste in open areas can affect human health. कैसे ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट करेंगे? देखो अभी यही सेम आंसर हम लोग पता है इधर भी कोट कर सकते हैं, बट फिर नंबर नहीं मिलेंगे। पर मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब वेस्ट एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, मतलब कीड़े मकोड़े आएंगे। तो देखो, mosquitoes, flies and insects, they are the carriers of diseases, right? Then they will cause harm to the human beings, right? They will spread disease which will increase the health risks, है ना? और दूसरा क्या होता है, जब मतलब क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, डिकम्पोजिशन में एक तो ऐसे अक्यूमुलेशन हो जाता है, दूसरा तुम उसे बर्न भी कर सकते हो। बर्न करना भी डिकम्पोज में ही आता है, और बर्न करने से फिर एयर पोल्यूशन हो जाएगा, जिससे फिर इफेक्ट पड़ेगा। What can an individual do to reuse waste at home? So पहली बात तो देखो कि तुम लोग रीयूज कर सकते हो चीजें, जैसे कि तुम लोग हार्मफुल पॉली बैग्स और पॉली प्लास्टिक को, थर्मोकोल को अवॉइड करो, एंड पॉली बैग्स की जगह तुम क्लॉथ बैग्स यूज करो, ठीक है? इसके अलावा क्या कर सकते हो, जो तुम लोग सेग्रीगेट करके रखो इन सब चीजों को, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में you can create some you can create a compost, an area you can dig, uh, like a region can be dug, और जिसके अंदर फिर you can compost at your home and then use it for your soil, for the soil at your home, जिसे कि लोग कर सकते हैं यूज, बट ऐसा कोई आंसर लिखा तो नहीं हुआ है बुक में। कंपोस्ट इन अ वे ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ ऑर्गेन, देखो कंपोस्ट करना यही हो गया, मैंने इतना अजीब इंग्लिश में सुनाया थी, तुम लोग ये सिंपल लिख दो कंपोस्ट इन अ वे, क्योंकि घर में भी कंपोस्ट किया जाता है ना? आगे बढ़ते हैं। व्हाई मस्ट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट बी डन बिफोर डिस्पोजल, ये क्यों जरूरी है? देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ताकि वेस्ट दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाए, डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, so that the biodegradable material can be converted into useful materials like compost and gobar gas, and then can be used as natural fertilizers, and the non biodegradable waste can be decomposed in sanitary landfills, ठीक है? ऐसे लिख सकते हो तुम। How has composting proven to be great in managing waste? अभी ये सेम आंसर आ गया, लिख दो कि it is beneficial because it converts like the composting में क्या होता है, it converts waste biodegradable materials to some useful नेचुरल फर्टिलाइजर्स। और तुम इसमें तो ये भी लिख सकते हो, लंबा चौड़ा आंसर लिख सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है लंबे चौड़े आंसर्स, पर तुम लिख सकते हो कि उसके बेनिफिट्स लिख सकते हो। हमने बेनिफिट्स पढ़े थे ना कंपोस्ट करने के, कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इट ब्रिंग्स द ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, इट हेल्प्स इन एडिंग प्लांट लाइफ वगैरह, प्लांट्स एटसेट्रा लिख सकते हो। Give a reason for each of the following. Trees must be planted in industrial areas because देखो इंडस्ट्रियल एरियाज में जो होता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो बाहर आती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीजन में बना सके तो पॉल्यूशन कम हो, और प्लांट्स यही करते हैं, इस वजह से बहुत सारे प्लांट्स होने चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, ये जरूरी क्यों है? बिकॉज इट इंक्रीजेस सॉइल्स एबिलिटी टू होल्ड वाटर, ये भी एक था कि composting helps in the ability of helps soil to retain some water, in the ability of holding water। तो लेकिन ये जो है ना वो केमिकल फर्टिलाइजर्स से कुछ नहीं होगा। ऊपर से केमिकल फर्टिलाइजर्स से जो पौधे होंगे, तुम ये भी लिख सकते हो दैट दे आर नॉट नेचुरल,
ठीक है, they are used by chemical fertilizers, so they might have harmful effects, and if such fruits are not washed before eating, then it may cause harm. ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से मैंने बता दिया. प्लास्टिक एंड पॉलीबैग polythene products must be banned because it is very difficult to decompose them, because they can neither be burned and no, neither will they break down or decompose in the soil. ओके और बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, एंड ये भी चीज़ लिख सकते हो दैट इफ दे आर नॉट बर्न देन अ लॉट ऑफ लाइव्स गेट इफेक्टेड, तो ऐसे करके कुछ लिख सकते हो तुम. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें एक पेज समझाया ही नहीं है. हाँ, मैं तुम्हें एक पेज समझाया ही नहीं है. नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. चलो कोई नहीं. अच्छा फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देती हूँ नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. मुझे लग ही रहा था मैंने एक पोर्शन नहीं समझाया क्या, क्योंकि मैंने कम समझाया. ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ. नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, क्योंकि बहुत सारे देखो पॉल्यूशन बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, व्हीकल्स बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए थ्रेट पड़ रहा है लाइफ पे. उसके बाद पॉल्यूशन बढ़ रही है तो मतलब ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, जगह कम होगी डिकम्पोज करने के लिए, फिर थ्रेट बढ़ रहा है. अब जब थ्रेट बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है कि डिजीजेस भी फैल रहे हैं, उनका इंक्रीज हो रहे हैं, स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप हो रहा है क्योंकि वेस्ट एक्यूमुलेशन हो रहा है, रेडियो एक्टिव वेस्ट से भी डर लग रहा है, फिर से पॉल्यूशन हो रहा है, फिर से लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है और लैंडस्केप गंदा दिख रहा है. So environmental pollution is defined as an unfavorable alternation of our surroundings through direct or indirect efforts. अच्छा अभी बस हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो वेस्ट इन वाटर है वो कैसे हो जाता है. वेस्ट इन वाटर, इसमें क्या होता है, सीवेज कंटेन ऑर्गेनिक मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड. बिसाइड्स द सीवेज हैज पैथोजेनिक एजेंट्स, और जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल वेस्ट होते हैं वो टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं. उसके बाद फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं, और कॉमन डिजीजेस हो जाते हैं जैसे कॉलेरा और डायरिया. DIARRHOEA, डायरिया, तो डायरिया बोलते हैं, बट तुम्हें स्पेलिंग में पक्का कोई परेशानी होगी. तो वेस्ट ऑन लैंड से तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, उसके तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं. टाइफॉइड, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, पता नहीं वो क्या होता है, कॉलेरा, प्लेग, डेंगू ले सकते हो तुम. मस्कीटो के एक दो लिख दो तुम, तो मलेरिया, टाइफॉइड कुछ भी लिख दो. मलेरिया, डेंगू लिख दो, मस्कीटो से जो फैलता है. चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के पेपर में. Give two reasons as to why there is a need of safe waste disposal. तो अभी 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 हमने पढ़ा कि देखो कि एक तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, it results in increasing number of industries, increasing number of vehicles, which then increases the pollution, therefore it poses a threat. So that is why वैसे वेस्ट मैनेजमेंट का है ना, तो वेस्ट मैनेजमेंट में ये नहीं आएगा, बट नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट में ये भी आता है. हाँ ये आएगा क्योंकि, बट मेनली तुम वो वाला लिखना कि क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो रही है तो जगह कम हो रही है, इस वजह से देर मस्ट बी मतलब जगह भी कम हो रही है तो पॉल्यूशन हो रहा है, थ्रेट हो रहा है. और ये भी लिख देना कि इससे बहुत ज़्यादा मस्कीटोज हो रहे हैं और इंसेक्ट्स हो रहे हैं जो कि फिर मतलब लाइफ को इफेक्ट करते हैं. और ये भी लिख देना कि ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है. कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हें चैप्टर भी नहीं पढ़ा हुआ तो भी तुम लिख लोगे. हाउ कैन वेस्ट बी रीयूज्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. वेस्ट कैन बी रीयूज्ड लाइक अ पेपर, लाइक if you have a notebook, then the old papers can be used and recycled again. तुम ये लिख लो. तो और ये हाउ कैन इट बी रीयूज, इट कैन बी रीयूज बाय रिसाइकलिंग. रीयूज करो रिसाइकल करने से, सिंपल इजी क्वेश्चन. एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, पेपर.
Mention one way in which waste accumulation can affect the following. Aquatic life, कैसे पता है ना तुम्हें कि प्लास्टिक जब डंप हो जाता है पानी में तो ये मैरीन लाइफ को थ्रेट कर देता है, ठीक है। कभी ये जो मैरीन लाइफ है, ये फिशेस वगैरह उन्हें खाना समझ के खा लेती हैं, फिर वो मर जाते हैं। एंड plastics are known to be a major cause of death of turtles as they swallow the floating bags, mistaking them for jellyfish. Jellyfish समझ के they swallow the floating bags. So a lot of turtles have been dying because of it. टेरेस्ट्रियल लाइफ पे कैसे इफेक्ट करते हैं, देखो उसके तो बहुत ज्यादा लंबा पार्ट है, तुम लोग खुद से लिख सकते हो। लैंडस्केप खराब कर देता है, ठीक है, इट लुक्स अगली। और इसको बहुत ज्यादा इम्प्रॉपर कर देता है, इम्प्रॉपर। व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स? सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग, डंपिंग, अभी पढ़ा हमने। डंपिंग क्या है? इट इज द एक्टिविटी ऑफ डंपिंग वेस्ट इन एन एरिया, है ना। सेग्रीगेशन क्या है? टू सेग्रीगेट वेस्ट इन डिफरेंट डस्टबिन्स, मेनली 2 डस्टबिन्स दैट आर one for biodegradable and one for non biodegradable। अच्छे से आंसर लिख लो तुम। और composting is a biological process in which microorganisms, mainly fungi, bacteria, और एक और था ना, क्या नाम था उसका, एंटीनो तो नहीं था, एंटीनोमाइसिटीज, हाँ वही था। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये सब हो गया। वैसे टेरेस्ट्रियल लाइफ्स के बारे में फिर भी कर लेती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ क्या है कि pollutants of waste enter the environment and become a part of food chain as they blah blah blah, insecticide वगैरह blah blah blah, animals get affected blah 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 blah। बहुत ही बेकार आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर में, देखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट से क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं। Why do I feel like कि वेस्ट मैनेजमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया उन्होंने? हाँ, क्योंकि शायद नहीं दिया। 2016 के क्वेश्चन पेपर्स पे आते हैं। Why do I feel like कि इसमें भी नहीं दिया यार, इसमें भी नहीं दिया, नहीं दिया तो इसमें भी नहीं है। हाँ तो मतलब ये रिसेंट इयर्स में ही आया, तो अभी ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स में डले नहीं है। चलो फिर अच्छा है, हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस और हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।